हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज द प्योर एजुकेशन आपके सामने लेकर आ गया है। क्या लेकर आ गया है? महाविस्फोट लेक्चर। क्या लेकर आ गया है आपके सामने द प्योर एजुकेशन? आज का लेक्चर महाविस्फोट लेक्चर है। महाविस्फोट लेक्चर, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके सौरभ सर ने डाला है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो इसका हकदार होगा। आज हम बताने वाले हैं द प्योर एजुकेशन आपके लिए किस हद तक उतर सकता है। आपने बेटा सन पढ़ा है ना, सन, सूर्य चाचा, कितनी इसकी लेयर्स पढ़ी हैं? 6 लेयर्स पढ़ी है ना, कोरोना, फोटोस्फेयर, कोरोमोस्फेयर, ये स्फेयर। तो वैसे ही द प्योर एजुकेशन है ना, द प्योर एजुकेशन, इसकी भी बहुत सारी लेयर है। इसकी भी क्या है? इन्फिनिटी लेयर्स है। इसकी भी इन्फिनिटी लेयर्स है। आज इस द प्योर एजुकेशन का एक छोटी सी लेयर का नमूना, छोटी सी लेयर का नमूना आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिएगा इस नमूने को। क्या है, जो बच्चे सोचते होंगे कि ये जीके सर आ जाते हैं पीडीएफ खोल के, पीडीएफ में क्या मिलेगा, आज उन्हीं बच्चों को लिए है कि सर पीडीएफ पे आए या ब्लैक बोर्ड पे आए, हमें सर का पीडीएफ या ब्लैक बोर्ड चाहिए, या हमें सर की नॉलेज चाहिए, हमें सर की बातें सुननी चाहिए, हमें सर जो पढ़ाते हैं वो चाहिए। आज सब क्लियर हो जाएगा आप सब में। आज मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे सूर्य की जो लेयर होती हैं, 6 लेयर होती हैं, वैसे ही द प्योर एजुकेशन की 6,000 लेयर्स हैं। आज उसी लेयर का एक छोटा सा नमूना आपके सामने आ रहा है। उसी लेयर का एक छोटा सा नमूना आपके सामने आ रहा है। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ? सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इसके बारे में कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, खत्म कब हुआ, कैसे क्या कर दिए, बीच में कौन आ गया, कौन कौन इसके था, ब्रिटेन में कौन आया था, उसमें इंडिया में कौन था, क्या फलाना नहीं, सब कुछ A to Z लेके नॉलेज इसके बारे में। आज उन बच्चों का भी शंका खत्म हो जाएगा जो बच्चे बोलते हैं 15 to 20 मिनट्स में क्या हो जाएगा। आज देखते हैं 15 to 20 मिनट्स होता है या कितना होता है। इस वीडियो को अभी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्रीमियर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुटने चाहिए इस वीडियो में, और चैट में बताइएगा। मैं चैट आपकी देखता हूँ, आपसे देखता हूँ कि आपको फीडबैक देखता हूँ, फीडबैक चाहता हूँ बच्चों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो इतनी बड़ी पीडीएफ है, इतनी बड़ी जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक आपको, इस पीडीएफ का लिंक और ये पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। तो सबसे पहले कॉज, 1857 का विद्रोह तो शुरू कर दिया, ये थोड़ी कर देंगे कि इसमें 1857 का विद्रोह था, मंगल पांडे था, मंगल पांडे ने वही जो बंदूक थी, वो जो उनके बम थे जो मुंह से छिलने होते थे, और वो बम गाय और सुअर के मीट से बने होते थे, तो मंगल पांडे हिंदू थे इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। बस ये विद्रोह 2-4 लाइनों का नहीं है। अभी बताता हूँ, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर थी। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, आज़ादी होने की पहला कदम था, आज़ाद होने का पहला कदम था। बस इतना ना, इतना सा नहीं है, ये 2 लाइनों में नहीं है ये 1857 का विद्रोह, ये बहुत लंबा है, ये बहुत लंबा है। हो सके तो मैं भी आपके लिए सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट से शॉर्ट मतलब कि इतना नहीं कि एक बारी 2 में ही, शॉर्ट से शॉर्ट मतलब कि अच्छे से अच्छे, सिंपल से सिंपल, फनी से फनी वे में, लॉजिक वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इस लेक्चर्स के आपके बहुत अनगिनत क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 1857 का विद्रोह सामने आता है तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता होगा, क्या कारण क्या था? ऐसे थोड़ी कि उठते नाचते गाते पीते फिरते घूमते कि विद्रोह कर दिए। तो इस विद्रोह का कारण क्या था? तो चलिए बताता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉज। कारण 2 प्रकार के थे, होते नहीं है, सॉरी 2 कारण थे इस विद्रोह को होने के। कौन से 2 कारण थे? एक तो इमीडिएट कॉज था, जिसको करंट बोलते हैं। करंट मतलब कि इमीडिएट कॉज। 2 कारण में इसको हम 2 कॉज में बांट दिए हैं। एक तो तत्कालीन कारण था, एक तो परमानेंट कारण था, स्थायी कारण, परमानेंट कारण था। तो वो हम पहले परमानेंट कॉज मतलब कि स्थायी कारण को डिस्कस करेंगे। तो इस परमानेंट कॉज, स्थायी कारण में सबसे पहले कॉज क्या कारण आ जाता है इस विद्रोह का होने का? सबसे पहले कारण आ जाता है राजनीतिक कारण।
राजनीतिक कारण, इस 1857 का विद्रोह में राजनीतिक कारण क्या था? क्या ऐसे राजनीतिक पल्लू थे, फैक्ट थे, पॉइंट थे कि जिससे ये आंदोलन हुआ? राजनीतिक हम मान लीजिए कि कोई बच्चा पॉलिटिक्स है, वो पढ़ रहा, बोल रहा है कि सर ये इस विद्रोह के मुझे बताइए कि इस विद्रोह में पॉलिटिकल कॉज क्या था, राजनीतिक कारण क्या थे इस विद्रोह में, इस विद्रोह में राजनीतिक कारण क्या थे? तो चलिए बताते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं। ये डोरेमोन उधर सब देखना भूल जाइए, अब इधर फोकस कर लीजिए अगले 1-2 घंटे तक। परमानेंट कॉज, स्थायी कारण, सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण क्या था? तो चलिए शुरू करते हैं। परमानेंट कॉज में पॉलिटिकल कॉज क्या था? पहला राजनीतिक कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा नाना साहेब की पेंशन बंद कर दिया जाता है। नाना साहेब का पेंशन बंद कर देते हैं ब्रिटिश सरकार नाना साहेब का पेंशन बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? वैसे ही आपको पता है ब्रिटिश सरकार क्यों बंद कर देते हैं नाना साहेब का पेंशन? वैसे ही उनको और कुछ था ही नहीं, उनको कष्ट देने थे, इसलिए बिना मतलब मुंह उठा के बंद कर देते हैं नाना साहेब का पेंशन। फिर अगला पॉइंट कौन सा था? ये पॉलिटिकल कोज बता रहा हूँ, ये वैसे एक कहानी है, मतलब कि ये पॉइंट्स, ये कोई पॉइंट्स नहीं है, ये मैं आपको पॉइंट्स के जरिए लेकर आया हूँ कि आपको पढ़ने में और समझने में और याद करने में आसानी से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके और अच्छे से आप समझ सके, पढ़ सके और याद भी कर सके, इसलिए मैं इसको पॉइंट के फॉर्म में लेकर आया हूँ। तो दूसरा कारण क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या कारण था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत। क्वेश्चन आया मन में, आया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? सब्र करो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? मतलब कि कौन इसको लेकर आया था, कि किसने बनाया था ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को? ये किसने बनाया था? ये बनाया था लॉर्ड डलहौजी अंकल ने। किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी अंकल ने। देखिए हिंदी में भी लिखा है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया। क्या पेश किया गया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? वेट कीजिए, बताते हैं, अभी बताते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? इसका मतलब था कि जिस राज्य का कोई आगे वंश मतलब कि खानदान, मतलब कि वंश खानदान, जिस राज्य का कोई आगे वंश मीन्स सन नहीं होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट में शामिल कर ली जाएगी। उसकी सारी प्रॉपर्टी कहाँ कर ली जाएगी? ब्रिटिश में शामिल कर ली जाएगी। कैसे? झांसी की रानी के साथ क्या हुआ था? झांसी जी की रानी जी के साथ क्या हुआ था कि उनका कोई बेटा नहीं था, तो उनका सारा प्रॉपर्टी ब्रिटिश सरकार में चला जाता, तो इसीलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया, इसलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। अगर वो बच्चे को गोद नहीं लेते तो जो उनका राज्य था झांसी, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? बताइए। साथ साथ में आपको मैं याद भी करवाता रहूँगा, इतनी बारी रिपीट कर दूंगा ना कि दूसरी बार इस लेक्चर को देखने की नौबत ही ना आए। इसके नोट्स जैसे जैसे मैंने लिखा है ना, जैसे जैसे ऐसे पॉइंट बना के वैसे वैसे लिख लीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं लिखिए, अपने दिमाग में फिट कीजिए, दिमाग में लिखिए उसे। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स राजनीतिक कारण था 1857 के विद्रोह होने के में। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार अगर किसी राज्य में किसी का आगे वंश, मतलब कि आगे कोई वंश नहीं आए, जो उत्तराधिकारी नहीं है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी, उसका सारा राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट में शामिल कर लिया जाता है। आई रिपीट, इसका मतलब था कि जिस राज्य का कोई आगे वंश मीन्स सन नहीं होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटिश लोग अपने में शामिल कर लेंगे। ठीक है, समझ लगा? तो सर ये तो बता दिया ये लॉर्ड डलहौजी ने किया, इसका मतलब क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार कौन कौन से राज्य ब्रिटिश लोगों ने अपने में शामिल कर लिए थे? ये कुछ मेन लेकर आया हूँ आपके लिए, कुछ मेन राज्य: सतुरा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, भगत और आदि एटसेट्रा। कौन कौन से ये मेन है, याद कर लीजिए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये राज्य अपने में शामिल कर लिए थे। कौन कौन से राज्य? सतुरा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, भगत आदि एटसेट्रा, और भी बहुत सारे राज्य हैं। हमें सिर्फ राज्य तो नहीं पढ़ने, हमें 1857 का विद्रोह का कारण जानना है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। तो इसलिए कुछ मेन जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके बारे में फिर रिपीट करता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ये राज्य शामिल कर लिए थे ब्रिटिश ने अपने में। कौन कौन से? सतुरा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, भगत।
देखिए जैसे कि लिखा है ये पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का ये राज्य हिस्सा बन गए थे। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपको दूसरी बार लेक्चर देखने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। परमानेंट कॉज, दो कॉज थे, परमानेंट कॉज और इमीडिएट कॉज, तत्कालीन कारण और स्थायी कारण। पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, स्थायी कारण। स्थायी कारण में कौन सा कारण था, पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या क्या थे ऐसे राजनीतिक कारण जिससे 1857 का विद्रोह और भी उग्र हो गया, मतलब कि और भी तेजी से बढ़ता गया। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया जाता है। जो ब्रिटिश सरकार होती है वो नाना साहब का पेंशन बंद कर देती हैं। आपको पता है, बताना है क्या कमेंट में, नाना साहब के बारे में बताना है कौन थे ये। दूसरा पॉइंट क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ब्रिटिश सरकार एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू करती है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का ये मतलब था कि जिस राज्य का आगे कोई वंश, मतलब कि कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसका राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने में शामिल कर लेगी। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार कौन कौन से राज्य शामिल कर लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने में, कौन कौन से, सतूरा, झांसी, नागपुर, उदयपुर और भगत सेक्टर आदि, और भी बहुत सारे राज्य थे। ये क्या हो गए थे, ये ब्रिटिश पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर थे। कैसे हो गए थे, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार ये सारे राज्य हैं ब्रिटिश ने अपने में शामिल कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं, बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फिर क्या था, आई वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। सॉरी आई की जगह आप लिख लीजिएगा अवध। ये हमारे टाइपिंग मास्टर वाले अंकल भी बहुत गलती कर देते हैं, समझाना पड़ेगा इनको भी। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अवध वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। आई की जगह अवध कर लीजिए। ये देखिए हिंदी में ठीक लिखा है और इंग्लिश में गलत लिख दिया, अवध। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1856 में अवध पर क्या कर लिया था, 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये भी एक राजनीतिक कारण था 1857 के विद्रोह का। अगला कौन सा कारण था राजनीतिक, इंटर भारत के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। इंटरफेयर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडियाज इंटरनल मैटर। साफ साफ समझ में आ रहा है, भारत के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। मान लीजिए कि आपके घर में लड़ाई हो रही है और कोई तीसरे मोहल्ले का आपके घर में आ रहा है, तो बस वैसे ही मान लीजिए कि आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपका घर मान लीजिए कि भारत है, इंडिया है, और ये मान लीजिए कि तीसरे मोहल्ले वाला ये ब्रिटिश सरकार के आपके घर में लड़ाई हो रही है, तो ये आके देख रहा है, बोल रहा है, बोली जा रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो बस इसी को हस्तक्षेप बोल सकते हैं। यही का एक राजनीतिक कारण था। अगला राजनीतिक कारण क्या था, डिसरिस्पेक्ट ऑफ मुगल किंग्स एंड अपने बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट करते थे। ये क्या सर, ये क्या कर दिए, डिस की जगह डिस कर लीजिए, डिसरिस्पेक्ट मतलब कि अपमान करना। जब ब्रिटिश लोग आए वो मुगल लोगों का अपमान करने लगे और अपने फायदे के लिए, क्या करने के लिए, अपने फायदे के लिए मुगल किंग से क्या करने लगे, एग्रीमेंट करने लगे। मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय कौन सी वंश चल रहा था, तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया उस समय कौन सा मुगल वंश चल रहा था। तो उस समय बताइए राजा कौन था। तो मुगल किंग्स को वो अपमान करने लगे और अपने फायदे के लिए मुगल किंग से क्या करने लगे, एग्रीमेंट करने लगे, कि ऐसे करने लगे कि वो दे दीजिए हमें, आपका ऐसे होगा, आपका ऐसे होगा, ऐसे एग्रीमेंट करने लगे। आई होप कि आपको पहला टॉपिक समझ आ गया होगा, पॉलिटिकल कॉज। पहला परमानेंट कॉज में पॉलिटिकल कॉज आपको पता चल गया होगा। रिपीट कर देता हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर से राजनीतिक कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया जाता है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सतूरा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, भगत, ये सारे पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, इसका मतलब था कि जिस राज्य का कोई आगे वंश मीन्स सन नहीं होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश में शामिल कर ली जाएगी। ये मैंने फास्ट इसलिए बोला क्योंकि बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। अगला कॉन्सेप्ट था, अवध वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1856। अवध पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1856 में कब्जा कर लिया था। अगला कौन था, भारत के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। फिर अगला कौन था, डिसरिस्पेक्ट ऑफ मुगल किंग्स एंड अपने बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट करते थे। मुगल किंग्स का अपमान कर रहे थे और अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए एग्रीमेंट करते थे मुगल किंग्स से। हमारा नेक्स्ट कौन सा आ गया, हमारा नेक्स्ट हो गया रिलीजियस कॉज, धार्मिक कारण। हमने पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण पढ़ लिया। अब हमारा आ गया नेक्स्ट रिलीजियस कॉज, धार्मिक कारण। ये 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण क्या क्या थे।
धार्मिक कारण क्या क्या थे 1857 के विद्रोह के? तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट कारण देखते हैं। अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम इन 1829 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राम मोहन राय। ये क्या बोलिए सर, सुनिए। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत कर दिया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिनेक ने। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन रॉय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिनेक ने 1829 में सती सिस्टम प्रथा पर रोक लगा दी थी। सती सिस्टम प्रथा क्या थी बताइए स्टूडेंट? सती प्रथा ये थी कि मान लीजिए कि जैसे किसी का पति मर गया और उसकी पत्नी जिंदा है तो उसकी पत्नी को ही जिंदा ही जला दिया जाता है, उसके पति की चिता पर जिंदा ही उसको जला दिया जाता है। तो यही एक काम लॉर्ड विलियम बेंटिक अंकल ने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से ठीक किया। कब किया? 1829 में। तो मान लीजिए कि हिंदू में मान लीजिए कि किसी भी धार्मिक चीज को, आप किसी की धार्मिक चीज को ठेस पहुंचाएंगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, आपसे गुस्सा तो होगा ही होगा। तो ऐसा ही बहुत मानते थे ये उस समय सती सिस्टम को लोग बहुत मानते थे। तो मान लीजिए कि आप एक चीज बचपन से करते आ रहे हैं, कोई आके उस चीज पर रोक लगा दे तो आपको उस चीज पर गुस्सा आएगा ना। तो बस वही हुआ कि लोग सती सिस्टम को बहुत मानते थे, तो इसीलिए उस समय का आपको पता ही है पिछड़ा वर्ग कितना था कि उसका पति मर गया, अभी ये क्या करेगी, फलाना ढिंकरा, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते थे। ये इसीलिए ये सती सिस्टम होता था। अगला कौन सा था? विडो री मैरिज एक्ट 1856 में। 1856 में विडो री मैरिज एक्ट 1856 में ये क्या था? बाय लॉर्ड कनिंग विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विडो री मैरिज एक्ट, ये लॉर्ड कनिंग विडो री मैरिज एक्ट, मान लीजिए जो विधवा होती थी, सती सिस्टम तो उसने बंद कर दिया था 1829 में। उसके बाद जिसका पति मरता था तो ठीक उसको चिता को आग जला दिया था। 1829 के बाद उसकी पत्नी को चिता पर नहीं बिठाया जाता था। तो फिर उसको जिसका पति मर जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विधवा बोलते हैं। तो फिर 1856 में लॉर्ड कनिंग अंकल आए और इन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया? कौन सा एक्ट स्टार्ट किया इन्होंने? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कब स्टार्ट किया? 1856 में। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि कोई विधवा है, वो विधवा अपनी मर्जी से दोबारा अपनी शादी कर सकती है। यही एक्ट लेकर आए लॉर्ड कनिंग अंकल। कब लेकर आए थे? विडो री मैरिज एक्ट 1856 में विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से लॉर्ड कनिंग अंकल ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया। ये भी नियम इन्होंने क्या किया था? ये भी अच्छा था। और सती सिस्टम पर बैन लगा दिया, ये भी अच्छा था। विडो री मैरिज एक्ट, विधवा तो अपनी जिंदगी तो जीनी होती थी ना, उसे बताऊं क्या करते थे? उसके मुंह पे कालिक पोंछ देते थे, उसके बाल काट देते थे, सिर्फ उसको सफेद साड़ी पहन के रहना होता था, कोई उसका मुंह भी नहीं देखता था। मान लीजिए कि कोई वो किसी के रास्ते में आ गई तो उसके ये सुनना पड़ता था, ये फलाना ढिंगरा बहुत अब क्या बताना इसके बारे में, शुरू हो तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। चलिए अब फोकस करते हैं 1857 के विद्रोह पर ही। ये काम इन्होंने अच्छा किया, ये भी काम इन्होंने अच्छा किया। सिर्फ यही 2-3 काम इन्होंने अच्छा किया, बाकी तो इन पर भी गाली देने का मन करता है इन अंग्रेजों को। अगला क्या कारण था? एडवर्टाइजमेंट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। अपने ईसाई धर्म का विस्तार कर रहे थे ये अंग्रेज, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ईसाई धर्म का विज्ञापन कर रही थी। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला कॉज था पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण। दूसरा कौन सा था? धार्मिक कारण में सबसे पहले क्या हुआ? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राम मोहन रॉय की सहायता से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। फिर ईश्वर लॉर्ड कनिंग ने ये एक्ट निकाला कि जी जो विधवा है वो अपना विवाह अपनी मर्जी से कर सकती है। किसकी हेल्प से? विधवा ने किसकी हेल्प से ये कानून निकाला, एक्ट निकाला? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हेल्प से। कौन से ईयर में निकाला? 1856 में निकाला। अगला क्या कारण था? अगला कारण था कि जो ब्रिटिश लोग थे अपने ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे थे, तो इसलिए लोग आगे कि हमें नहीं ये ईसाई धर्म मानना, आगे ये बहुत कम कष्ट दे रहे हैं, तो इसी तरह से वो कर रहे थे। अगला कौन सा आ गया? इकोनॉमिक कॉज आ गया। आर्थिक कारण क्या थे 1857 के विद्रोह होने के? 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण क्या थे? तो पहला पॉइंट क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी गिवन बाय दादाभाई नौरोजी द्वारा दिया गया धन की निकासी सिद्धांत।
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ये थी, ये क्या थी, मान लीजिए कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट वही वास्को डी गामा वाला कि जैसे 1 रुपये में खरीदता था फिर बेचता था अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 60 रुपये में, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर आगे बेचती थी इंडिया को। ये बताऊँ क्या करते थे ये, मान लीजिए कि ये कपड़ा है, ये इंडियन वाला कपड़ा है, ये मान लीजिए इंडियन वाला कपड़ा नहीं, ये इंडियन है, कोई बेच रहा है कपड़ा, ये ब्रिटिश लोग है, ब्रिटिश का अधिकारी है, और ये इधर पूरा ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश इंग्लैंड है इधर। ये जो ब्रिटिश है, ये कपड़ा नहीं, कोयला मानते हैं, कोल पता है ना, कोयला। मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जाता है, ये इंडिया के व्यापारी के पास जो कोयला बेच रहा होता है, वो दाम लगाता है 1 रुपये का कोयला, 1 रुपये का कोयला, 1 रुपये का कोयला, फिर ये भेज देते हैं अपने उधर भेज देते हैं, कोयला से अपनी फैक्ट्री में भेज देते हैं ब्रिटिश लोग। ये ब्रिटिश लोग अपनी इंग्लैंड भेज देते हैं अपनी फैक्ट्री में वही कोयला को 1 रुपये वाले दाम को, जो इन्होंने यहाँ से लिया 1 रुपया, ये सीधा इधर नहीं बेचते थे, ये सीधा इधर नहीं बेचते थे। ये जो इंडिया में जो ब्रिटिश लोग थे, ये इंडियन वाले इनको कोयला बेचते थे 1 रुपये में, फिर ये ब्रिटिश वाले अपने फैक्ट्री में भेज देते थे। तो फिर जब ये यहाँ इस फैक्ट्री में से बनकर आता था ना, इस कोयले का सामान जो इंडिया वाला इसको देता था, इस फैक्ट्री में से इंडिया वाला कितने रुपए का कोयला देता था, 1 रुपये का, 1 रुपये का नहीं देता था, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इंडिया रुपये वाला कितने रुपए का कोयला देता था, 1 रुपये का कोयला देता था। फिर ये कोयला ये ब्रिटिश लोग अपनी फैक्ट्री में इंग्लैंड भेज देते थे। जब ये कोयला से कोई चीज़ बनकर आ गई तो ये बताऊँ कितने में बेचते थे इनको, इंडिया वालों को वही चीज़ ये 100 रुपये में बेचते थे, जो ब्रिटिश लोगों ने खुद इंडियन से 1 रुपये में ली है। वो फैक्ट्री में जाने के बाद, घिस-पिट के बाद, वही चीज़ इंडिया वालों को 100 रुपये में बेचते थे। देख लीजिए क्या करते थे। यही कहा दादा भाई नौरोजी ने, इसी का ही विरोध किया। वो कहा कि धन की निकासी सिद्धांत, ये हमें ही उल्लू बना रहे हैं, हमें से सस्ती से लेकर हमें ही महंगी में बेच रहे हैं, तो इसे हमें ही एक महंगी में बेच रहे हैं। यही था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ड्रेन ऑफ किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यही इकोनॉमिक कॉज था, दादा भाई नौरोजी ने लोगों को समझाया, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, लोगों को समझाया। फिर कौन सा अगला आर्थिक कारण क्या था, 1813 में चार्टर एक्ट लागू कर दिया, 1813 में चार्टर एक्ट लागू कर दिया। ये सर चार्टर एक्ट क्या था, बताता हूँ बच्चा सब्र करो। हाँ, चार्टर एक्ट क्या था, इसके तहत जो ब्रिटिश वाले लोग हैं फ्री व्यापार कर सकते थे इंडिया में। मान लीजिए कि जब कोई दूसरी कंट्री जा रहे हो, अपना बिजनेस शुरू करना है, टैक्स देना पड़ता था ना, बस उसी टैक्स को ख़त्म कर दिए ब्रिटिश लोगों ने। उस समय जो किंग था ना, बताया ना, ख़त्म कौन कर देता था सर टैक्स, उस समय किंग कौन था, मुगल किंग। तो उस समय ऊपर पॉइंट बताया कि मुगल किंग को अब जब काम होता था, मेरा चाचा है, जब काम नहीं होता था, अपमान है, चल भाग जा, बस वही काम करते थे ये मुगल लोग। तो अपने नेक्स्ट लाइन क्या थी कि ब्रिटिश लोग अपने फ़ायदे के लिए मुगल के साथ एग्रीमेंट करते थे। फिर ये मुगल को लगता था कि हमारे हित में बोल रहे हैं, तो वो उन्हें दे देते थे जो ये चाहते थे कि हम इंडिया में फ्री व्यापार कर सके। तो बस यही हुआ, क्या हुआ, बस यही हुआ। तो इसी के तहत 1813 में एक चार्टर एक्ट लागू हो गया, इसके तहत ये फ्री में व्यापार कर सकते थे। बट चाय और चाइना पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश का नहीं था, कोई ब्रिटिश का फ्री व्यापार नहीं था। चाय और चाइना पर, बाकी हर जगह पर, बाकी दुनिया में हर जगह पर ब्रिटिश का व्यापार था, फ्री व्यापार था। किसके, कौन से एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर अधिनियम के एक्ट के तहत। कब हुआ था ये, 1813 में हुआ था, 1813 में हुआ था। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, चलिए। फिर ये देखिए 1833 में टोटल ट्रेड पर कंट्रोल हो गया ब्रिटिश पर, पूरा व्यापार पर कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश लोग 1833 में पूरे टोटल ट्रेड पर। इंडिया में भी चाय हो, मधुमक्खी हो, चाय पत्ती हो, जो मर्जी हो, नील हो, सब चीज़ पर ब्रिटिश लोग ने 1833 में पूरा कंट्रोल, पूरे व्यापार पर कंट्रोल कर लिया था अपना, कि हाँ जो मैं कहूँगा वही होगा, जो और कोई कहेगा नहीं होगा, जो बस ए है तो ए ही है, अब इसको कोई बी नहीं पड़ेगा। तो यही था। इन्होंने और क्या किया, इन्होंने लैंड रेवेन्यू टैक्स, भूमि राजस्व कर में
तीन ठो सिस्टम निकाल दिए इन्होंने। लैंड रेवेन्यू टैक्स, भूमि राजस्व कर में कौन कौन सा, परमानेंट, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, परमानेंट, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, परमानेंट, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी। ये भी मैं आपको समझाना था, पर अभी हम 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं। ये भी मैं आपको किसी अगले लेक्चर में, लैंड रेवेन्यू टैक्स में फ्री, पूरा फ्री बोल रहा हूँ, अगले लेक्चर में पूरा डिटेल दे दूंगा, पूरा डिटेल दे दूंगा लैंड रेवेन्यू टैक्स का। लैंड रेवेन्यू टैक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा डिटेल दे दूंगा। तो इसकी बस यहाँ तक खत्म हो गया। क्या, कौन सा कॉज खत्म हो गया, कौन सा कॉज खत्म हो गया, इकोनॉमिक कॉज। आर्थिक कारण क्या थे इस विद्रोह के होने के। ब्रिटिश लोग देख लीजिए क्या क्या करते थे। राजनीतिक कारण में भी ब्रिटिश लोगों का हाथ है, रिलीजियस कारण में भी ब्रिटिश लोगों का हाथ, इकोनॉमिक कारण में ब्रिटिश लोगों का हाथ। जीने नहीं देते थे हम इंडियंस को ये लोग। क्या था ये आर्थिक कारण? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लोगों को समझाया, तो लोग समझ गए, तो ये करने लगे कि हाँ, उसके विरुद्ध हो गए। नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट आर्थिक कारण क्या था? 1813 में जो चार्टर एक्ट लागू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसके तहत वो फ्री व्यापार कर लेते थे। किसी से कोई कुछ खरीदते थे तो पैसे नहीं देते थे, कोई टैक्स नहीं देते थे। फिर क्या था? लैंड रेवेन्यू टैक्स, भूमि राजस्व कर में उन्होंने तीन टाइप्स निकाल दिए थे, परमानेंट टाइप्स, रैयतवाड़ी और मारवाड़ी सिस्टम। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। अब आगे नेक्स्ट आ गया आर्मी कॉज। सेना के कारण क्या थे? सेना कारण, हर तरफ के कारण बता रहा हूँ, रिलीजियस, पॉलिटिकल, आर्मी, हर तरह के, इकोनॉमिक, हर तरह के कारण। ये ऐसे तो, ये मैंने पहले भी बोला था कि ये विद्रोह ऐसे नहीं कि यार चलो आज विद्रोह करते हैं, कितने दिन हो गए विद्रोह करने के, ऐसे नहीं कोई भी विद्रोह शुरू हो जाता कि चुटकी बजाई, आदमी बुलाए, 15 उधर से बुलाए, 20 उधर से बुलाए, 25 इधर से, 30 इधर से, हो गया विद्रोह। ऐसे नहीं, ये जो बता रहा हूँ ना, ऐसे विद्रोह होता है, ऐसे विद्रोह होता है। चलिए कहाँ पर? आर्मी कॉज। आर्मी के क्या कारण थे? आर्मी वालों की सैलरी मिनिमम थी और वर्क ज़्यादा था, और उनकी प्रमोशन नहीं होती थी, और युद्ध के लिए समुद्र पार जाना होता था। उस समय बताऊं, उस समय अगर कोई मान लीजिए अपने देश से चला जाए ना समुद्र पार करके, तो उसे बहुत घटिया समझा जाता था, उसे समाज की नज़र में नीचा स्थान दिया जाता था। अगर कोई इंडिया से बाहर चला जाता तो उसे कोई अच्छे से बुलाता नहीं था, कोई अच्छे से खाना पानी या कुछ सामान लेने जाता था, कुछ नहीं, मान लीजिए बिल्कुल बेकार वाला व्यापार करते थे। और आज के ज़माने में कोई इंडिया से बाहर जाए, एक कनाडा जाए, अमेरिका जाए, कैसे जब आता है तो कैसे चिपके रहते हैं आजकल ज़माने में। और वैसे ही उस समय के ज़माने में जब कोई इंडिया से बाहर जाए, समुद्र पार करके जाए, तो उसे बहुत नीचा समझा जाता था, समाज की नज़र उसमें उसे बहुत नीचा समझा जाता था। और दाढ़ी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार में जो लोग होते थे, उनको दाढ़ी रखने पर बैन था। और मान लीजिए कि हिंदू में होता है कि कोई भी जंग पर जा रहा है तो तिलक करते हैं ना, एक आरती करके तिलक करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने ये तिलक पर भी रोक लगा दी थी। तो यही सेना के कारण थे। सैन्य कारण ये थे कि ये 1857 का विद्रोह हो। फिर रिपीट करता हूँ, आर्मी का क्या थे? सैलरी मिनिमम थी इनकी, वर्क ज़्यादा था, और इनकी प्रमोशन भी नहीं होती थी, और युद्ध के लिए समुद्र पार जाना पड़ता था, और दाढ़ी रखने पर भी बैन था, और तिलक लगाने पर भी रोक थी। क्या थी? तिलक लगाने पर भी रोक थी। अब हमारा आ गया तिलक लगाने पर भी रोक थी। अब हमारा क्या आ गया? इमीडिएट कॉज, करंट कॉज, वर्तमान कारण। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा परमानेंट कॉज। ये हमने जो ऊपर पढ़ा, ये कारण तो थे ही थे, परमानेंट थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं चेंज कर रही थी। अब तत्कालीन कारण क्या हो गए कि इस समय तो विद्रोह शुरू नहीं हुआ, 33 में विद्रोह शुरू नहीं हुआ, 13 में विद्रोह शुरू नहीं हुआ। तत्कालीन कारण क्या थे कि कैसे ये विद्रोह शुरू कैसे हो गया, कैसे ये इतने वर्षों से 1813 से ये कारण चलते 1857 में ऐसा क्या हो गया। तो बस जिस साल में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ उसी के बोल देंगे तत्कालीन कारण क्या था कि इस विद्रोह का स्टार्ट होने का। फटाफट तत्कालीन समझ रहे हो ना? तो चलिए तत्कालीन कारण को बताते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के पास एक पुरानी राइफल थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लीजिए। तत्कालीन कारण आपको वर्तमान कारण बताने जा रहा हूँ इस विद्रोह का। ब्रिटिश सरकार के पास एक पुरानी राइफल थी। क्या नाम था उसका? ब्राउन बस। उस राइफल का क्या नाम था? ब्राउन बस। लिख लीजिए, दिल गुर्दे फेफड़े सब जगह लिख लीजिए। ब्रिटिश सरकार की पुरानी राइफल का क्या नाम था? ब्राउन बस। एक पुरानी राइफल थी।
तो उस पुरानी राइफल में लोड होने में थोड़ा टाइम लगता था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने नई राइफल पेश की। नई राइफल पेश की किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने नई राइफल पेश की। ब्रिटिश सरकार ने नई राइफल पेश की। ब्रिटिश सरकार ने नई राइफल पेश की। कौन सी राइफल? क्या नाम था उस राइफल का? एनफील्ड राइफल। ये भी दिल गुर्दे फेफड़े में उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिटिश सरकार की पुरानी राइफल कौन सी थी? ब्राउन बस। और ब्रिटिश सरकार की नई राइफल कौन थी? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। सर ये तत्कालीन कारण बताओ, ये क्या बता रहे हो सर आप? ये राइफल बता रहे हो? बच्चा सुनो, अच्छे से सुनो क्या बताते हैं आपके सर। न्यू राइफल की जो बुलेट थी, जो नवी राइफल की थी, जो ये न्यू राइफल की थी, गोली मारने के लिए बुलेट तो चाहिए होगी कि उसमें पानी भर के होली खेलते थे। जो न्यू राइफल की जो बुलेट थी वो पोर्क एंड बीफ की थी। वो पोर्क एंड बीफ की बनी हुई थी। सर ये पोर्क एंड बीफ क्या होता है? मतलब गाय और सुअर की चर्बी की बनी हुई थी। मतलब गाय और सुअर की चर्बी की बनी हुई थी। तो ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर, इंडियन सिपाही थे। इंडियन सिपाही मान लीजिए कि हिंदू थे, वो ना गाय मीट मांस खाते थे। तो वही जब मैंने स्टार्ट में बताया कि मंगल पांडे वाला कहानी जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था कि यही कि बॉम्ब था, बंदूक था। वो बॉम्ब नहीं था, वो बंदूक थी। बंदूक को चलाने के लिए मुंह से पहले छिलना पड़ता था, फिर उसमें बुलेट डालनी पड़ती थी। जहाँ तक आपने यही सुना होगा, बॉम्ब था, बॉम्ब था। बॉम्ब नहीं था, वो न्यू राइफल थी। उस न्यू राइफल को चलाने के लिए पहले मुंह से छिलना पड़ता था उस बुलेट को, फिर उस बुलेट को डालना पड़ता था। और वो बुलेट जो बनी थी वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई थी। और जो हिंदू लोग थे उनको हिंदू भावना को ठेस पहुंचता था। हिंदू भावना को ठेस पहुंचता था। वो बोलते थे कि हम पूरे हिंदू, हम मांस मच्छी नहीं खाते हैं, तो हम ये कैसे करें? तो बस ऐसी में एक पंगा हो गया। इसी में एक पंगा हो गया। कौन थे? मंगल पांडे थे। इसी में एक पंगा हो गया। कौन थे? मंगल पांडे थे। तो मंगल पांडे कौन थे? इनके बारे में भी थोड़ा जरा विस्तार से पढ़ लिया जाए कि मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ब्रिटिश गवर्नमेंट में 34 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर थे। रेजिमेंट होती है ना, रेजिमेंट, ये रेजिमेंट का गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मार्कोस रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट। बस ये इन्फेंट्री सोल्जर मतलब कि जो युद्ध लड़ने जाते थे। इन्फेंट्री मतलब पता ही आपको, जो युद्ध लड़ने जाते हैं, बंदूक पास होती है जिनके। बस मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर थे। कहाँ पर थे वो? बरकपुर के थे। बरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर थे। वो सिपाही थे। बरकपुर कहाँ है? कोलकाता में। वो 34 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर थे। और वो उनका रेजिडेंस कहाँ था? वो कहाँ के रहने वाले थे? वो बलिया के रहने वाले थे। बलिया के रहने वाले थे। बलिया कहाँ है? यूपी में है। बलिया कहाँ है? यूपी में है। तो वही मैंने बताया कि मंगल पांडे हिंदू थे। नाम से पता चल रहा है कि उनको मुंह से वो नई राइफल छीलना पड़ता था और उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि मैं नहीं छीलूंगा, मेरी हिंदी भावना को ठेस पहुंचता है। तो उन्होंने ही मना कर दिया। तो इसके चलते उन्होंने, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश के दो अधिकारी, किसके चलते? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को दो ब्रिटिश अधिकारी हंडसन और बोर्ज को मार डाला। अधिकारी हंडसन को मार डाला। सेकंड अधिकारी नहीं आया, मान लीजिए हंडसन, बोर्ज लिख लीजिएगा स्टूडेंट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये हमारे टाइपिंग वाले सर पता नहीं क्या करते रहते हैं, टाइपिंग मास्टर ही खा जाते हैं। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को दो ब्रिटिश अधिकारी हंगसन और बोर्ज को मार डाला और विद्रोह कर दिया। पता लगा कैसे हुआ? तत्कालीन कारण क्या था 1857 का विद्रोह का? फिर से सुनिए। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने वो कहा कि मैं मुंह से नहीं छीलूंगा क्योंकि उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, मैं पूरा हिंदू हूँ, मेरी हिंदू भावना को ठेस पहुंचता है। इसी के चलते उन्होंने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश के दो अधिकारी को हंगसन और बोर्ज को मार डाला और विद्रोह शुरू कर दिया। जब उन्होंने दो ब्रिटिश को मार दिया तो मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई। कब उन्होंने मारा? 29 मार्च 1857 में उन्होंने ब्रिटिश के दो अधिकारी हंगसन और बोर्ज को मार डाला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर 8 अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी दे दी गई। और ये देख के उनके साथी, बाकी जो हिंदू साथी हैं, वो तो चुप तो नहीं रहेंगे। मंगल पांडे ने एक जो
आग लगानी थी, आग का तो तिनका छेड़ना था। मंगल पांडे ने लड़ाई तो छेड़ दी थी ये, और अपने साथी को मरता देख के, मान लीजिए कि कोई आपके सामने आपका कोई दोस्त मर रहा है, मरता देख के आप ताली तो नहीं बजाएंगे, कुछ हरकत तो करेंगे ही। तो बस इसी मंगल पांडे, ब्रिटिश सरकार की ये हरकत देख के कि मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया और 2 लोगों को भी मारा, विद्रोह करने के उनका साथ नहीं दिया, तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करके उन्हें 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई। इसी के चलते ही सेकंड नेटिव सोल्जर एंड 20 नेटिव सोल्जर स्टार्ट विद्रोह। ये 2 नेटिव सोल्जर और 20 नेटिव सोल्जर, ये मान लीजिए 2 ये 20, ये 20 प्लस 2 22 लोग इस विद्रोह में शामिल थे। ये नहीं, ये रेजिमेंट के नाम होते हैं। सेकंड नेटिव सोल्जर और 20 नेटिव सोल्जर ने ये देखते ही कि मंगल पांडे के साथ ये सलूक हुआ है, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा जो आज मंगल पांडे के साथ हुआ है कल को हमारे साथ भी होता है। तो यही देखते हुए 2 रेजिमेंट थी, जो सेकंड नेटिव सोल्जर की रेजिमेंट और 20 नेटिव सोल्जर की रेजिमेंट, इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट कर दिया? 20 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट कर दिया। 20 मई 1857 को विद्रोह इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये विद्रोह 20 मई को 1857 को नहीं, उससे इससे पहले स्टार्ट हो गया था। उससे पहले ही ये मंगल पांडे ने स्टार्ट कर दिया था। ये मंगल पांडे ने ही 10 मई को ही ये हरकत करके ब्रिटिश सरकार के 2 अधिकारियों को मार के ये विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। और उनके साथियों की आंख 20 मई को खुली। 20 मई को मतलब कि 10 दिन बाद उनके साथियों की आंख खुली कि जो आज मंगल पांडे के साथ हुआ है कल को हमारे साथ भी हो सकता था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्टार्टिंग डेट ऑफ रिवोल्ट 1857 का विद्रोह का डेट क्या है, कौन सी तारीख को वो स्टार्ट हुआ, तो आपको क्या लगाना है? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कनाडा में तो नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ मेरठ में। ये कहाँ स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ मेरठ में। आई रिपीट, स्टार्टिंग डेट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह का शुरू होने की तारीख कौन सी है? 10 मई 1857। कहाँ पर? मेरठ में। 10 मई 1857 मेरठ में ये विद्रोह स्टार्ट हो गया। और सेकंड नेटिव सोल्जर और 20 नेटिव सोल्जर ने ये विद्रोह कब स्टार्ट किया? 20 मई 1857 को ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो देखते 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 ही 11 मई 1857 को ये आंदोलन दिल्ली पहुंच गया। 11 मई 1857 को ये आंदोलन दिल्ली पहुंच गया। ये जब आंदोलन दिल्ली पहुंचा, कुछ तो बोलते होंगे आंदोलन में जाते हुए ही, तो वहाँ पर उनका नारा क्या था? ये आंदोलन जब दिल्ली पहुंच गया तो वहाँ उनका नारा क्या था? नारा था उनका मारो फिरंगी। नारा क्या था उनका? नारा था मारो फिरंगी। नारा क्या था? मारो फिरंगी। अगर बच्चा ऑप्शन में आ जाए ना ये किल फिरंगी, इसका हिंदी का मान लीजिए कि जो ज़्यादा अंग्रेज बनना चाहता हो, कि मारो फिरंगी का हिंदी इंग्लिश हो गया किल फिरंगी। ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, हमारे सर तो बाईलैंग्वेज तो कराते ही नहीं है। ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मारो फिरंगी का किल फिरंगी। नहीं करना बच्चा। क्वेश्चन मारो फिरंगी अगर देगा ना तो ऐसे ही देगा, इंग्लिश में ही मारो फिरंगी। मैं मानता हूँ कि इसका इंग्लिश मीनिंग होगा किल फिरंगी। ये हम इसका ट्रांसलेट यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं खेल रहे। यहाँ पे उनका नारा था, क्या नारा था? मारो फिरंगी। अगर ये क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है कि जो 1857 के विद्रोह के समय नारा क्या था, लोगों का नारा क्या था? लोगों का नारा था मारो फिरंगी। तो यही आपको इंग्लिश में भी मारो फिरंगी ही ढूंढना है, किल फिरंगी नहीं ढूंढना। ज़्यादा अंग्रेज की औलाद नहीं बनना, हमें मारो फिरंगी ही ढूंढना है। तो बता दिया गया। नेक्स्ट क्या था? इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल क्या था? कुछ तो सिंबल होगा किस आंदोलन का? कमल। कमल और रोटी थी इनका सिंबल। कमल और रोटी थी। कमल और रोटी थी। तो सर बस ये मेरठ में शुरू हुआ, बाकी इंडिया में कहाँ गए वो भी बताता हूँ। मान लीजिए ये कमल और रोटी जो कि विद्रोह का चिन्ह था, ये इंडिया में हर राज्य के पास भेजा गया। जो राजा विद्रोह में शामिल होना चाहता था वह कमल का एक टुकड़ा और रोटी का एक टुकड़ा रख लेता, मतलब कि खा लेता। और जो राजा इस विद्रोह में शामिल नहीं होना चाहता था वो रोटी और ये कमल वापस भिजवा देता था। समझे? इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, समझ ही गए होंगे कि सर ये मेरठ में स्टार्ट हो रहा था, तो बाकी इंडिया के राज्य कैसे इसमें शामिल हो गए, कि सपना आया कि चलो हम भी करते हैं। जो ये विद्रोह कर रहे थे उनका कोई लीडर होता होगा, तो लीडर का नाम बताइए। 1857 के विद्रोह का जब स्टार्ट हुआ था उनका लीडर क्या था? वैसे ये क्वेश्चन ही बन सकता। अगर मैं वो पढ़ाने पहुंच जाऊँ तो ज़्यादा डीप पूरा घुस जाएंगे। हम यूपीएससी नहीं पढ़ रहे। आप आगे खुद आपको कॉन्सेप्ट से तो मतलब ही नहीं होता, आप खुद देखते हो ऑब्जेक्टिव टाइप ही देखते हो, और एमसीक्यू तो ढूंढते हो खुद लोग आप ही। ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखते हैं अब इस वीडियो को क्या बच्चों का रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा लगता है कि नहीं, कि सिर्फ बच्चे एमसीक्यू देखने में ही मस्त हैं।
नॉलेज नॉलेज उनको कुछ नहीं चाहिए। फिर बताता हूँ सिंबल क्या था। एक कमल और रोटी ये सिंबल था। एक कमल और रोटी जो कि इस विद्रोह का चिन्ह था। क्या था? एक कमल और रोटी इस विद्रोह का चिन्ह था। ये विद्रोह का चिन्ह हर राज्य में भेजा गया, इंडिया के हर राज्य कोने कोने में भेजा गया। जो राजा कोने कोने में भेजा गया वहां पे तो राज्य तो होते ही थे, राजा तो होते ही होंगे, राज्य में भेजा गया, किसी लल्लू वगैरह के पास तो नहीं भेज दिया गया। जो राजा इस विद्रोह में शामिल होना चाहता था वो कमल का एक टुकड़ा और रोटी का एक टुकड़ा खा लेता, एक टुकड़ा खा लेता। और जो राजा इस विद्रोह में नहीं शामिल होना चाहता था वो इस कमल के टुकड़े, कमल और रोटी को वापस भिजवा देता था। इससे पता चल जाता था कि कौन कौन हमारे विद्रोह में शामिल है और कौन कौन हमारे विद्रोह में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। जब ये विद्रोह चल रहा था उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? उस समय ब्रिटेन का पीएम पैमरस्टन था। उस समय ब्रिटेन का पीएम पैमरस्टन था। बोलेंगे कि सर ब्रिटेन का क्या बता रहे हो? तो घोचू बच्चा, घोचू ब्रिटेन में तो रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है। तो उस समय ब्रिटेन का पीएम तो बता दिया। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल होते थे उस समय जो अंग्रेज लोग अपना भेजते थे कि गवर्नर जनरल का ही सब लोग बात मानेंगे। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था अभी ऊपर बताया मैंने, प्रीमियर लगेगा इस वीडियो का। मैं चैट देख रहा हूँ, बताइए इस लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? क्या किया था? मैं टाइम देता हूँ आपको। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? अभी ऊपर पढ़ के आए ना, 5 सेकंड रुकता हूँ मैं, बताइए चैट देखने के आपके लिए। चलिए जिन बच्चों को पता होगा उन्होंने बता दिया, जिन बच्चों ने नहीं वो अपना देखते रहें, दिमाग पर जोर डालते रहें। क्या किया था लॉर्ड कैनिंग ने? हाँ, तो ये बच्चा आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना सब कुछ खोल लीजिए, दिल गुर्दे फेफड़े दिमाग सब कुछ खोल लीजिए, सब कुछ खोल लीजिए और खोल के इसको पी जाइए, जैसे मर्जी कहिए, याद कीजिए। जिन जिन लोगों ने जो जो राज्य इस विद्रोह में शामिल हुए वो राज्य, और जो जो राज्य इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए उनके बारे में भी बताया जाएगा। उनके बारे में भी बताया किन किन राज्य, किन किन राज्य ने ये कमल और रोटी का टुकड़ा खा लिया। कौन कौन राज्य थे? पहला राज्य था झांसी। पहला राज्य कौन था? पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था झांसी। और ये झांसी राज्य की लीडर कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई है। झांसी राज्य की लीडर कौन थी? झांसी राज्य की लीडर कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। जब वो कमल का टुकड़ा और रोटी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंचा तो उन्हें पता लगा कि ऐसा ऐसा विद्रोह हो रहा है। तो उन्होंने झट से ही ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए उनका लोगों जो विद्रोह स्टार्ट कर दिया था, इस विद्रोह का इन्होंने समर्थन किया और उन्होंने झट से कमल और रोटी का टुकड़ा खा के और ये सिद्ध कर दिया कि वो इस विद्रोह का हिस्सा है। झांसी में भेजा गया वो कमल रोटी और वहाँ की लीडर रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर ये जगदीशपुर भेजा गया, आरा में भेजा गया और बिहार में भी भेजा गया। और वहाँ के लीडर कौन थे? वहाँ के लीडर वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह थे, उन्होंने भी इस विद्रोह का साथ दिया। फिर ये भेजा गया, दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में कौन था उस समय किंग? उस समय दिल्ली का लीडर कौन था? उस समय दिल्ली का लीडर बहादुर शाह टू था। उस समय दिल्ली का लीडर कौन था? उस समय दिल्ली का लीडर बहादुर शाह टू था। और जो बहादुर शाह वन था वो औरंगजेब के बाद अगला किंग बना था। आपके PYQ में आता है। फिर ये कमल और रोटी कौन से स्टेट राज्य में भेजा गया? लखनऊ में भेजा गया, लखनऊ एरिया में भेजा गया। उस समय लखनऊ एरिया में कौन सा लीडर था? बेगम हजरत महल था। उस समय लखनऊ के एरिया में लीडर कौन थी? बेगम हजरत महल थी। उस समय लखनऊ में बेगम हजरत महल थी लीडर। फिर ये भेजा गया कानपुर में। कानपुर में कौन था? नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। तांत्या टोपे ने ही रानी लक्ष्मीबाई को तलवारबाजी सिखाई थी। ये नाना साहब कौन थे? इनकी पेंशन बंद हुई थी ना स्टूडेंट्स, इनकी पेंशन बंद हुई थी ना, बताइए इनकी पेंशन बंद हुई थी क्या? ये मैंने जब कराया था कि पॉलिटिकल कोज राजनीति कारण का पहला पॉइंट ये था कि ना ब्रिटिश सरकार ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। ये नाना साहब थे या दूसरे नाना साहब थे? बताइए स्टूडेंट्स। और फिर ये भेजा कहाँ भेजा गया? बरेली में भेजा गया। बरेली में कौन था किंग, लीडर कौन था? खान बहादुर खान। बरेली में कौन था? खान बहादुर खान। फिर कहाँ भेजा गया? ये फिर मेरठ में भेजा गया, जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ का लीडर कौन था? कदम सिंह था। कदम सिंह था, यहाँ से तो भेजा गया था। फिर ये कहाँ पहुंचा? मथुरा में भेजा गया। मथुरा का लीडर कौन था? देवी सिंह था। फिर ये कहाँ भेजा गया? फैजाबाद में भेजा गया। फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला, वो मौलवी अहमदुल्ला। फिर ये कहाँ भेजा गया? इलाहाबाद में भेजा गया। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद में भेजा गया। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। फिर ये कहाँ भेजा गया? उड़ीसा में भेजा गया। उड़ीसा में कौन था? निजाम शाह एंड उज्जवल शाह, दोनों भाई थे। कहाँ भेजा गया? निजाम शाह एंड उज्जवल शाह दोनों भाई थे। फिर ये
कमल और रोटी का टुकड़ा, कहाँ कमल और रोटी कहाँ भेजी गई, असम में भेजी गई। असम का लीडर कौन था, मनी राम दीवान, मनी राम दीवान। ये आपको क्वेश्चन याद, ये आपको ये जो 10-12 पॉइंट है आपको याद करने हैं कि मान लीजिए कि जब ये 1800, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, 1857 का जो विद्रोह था उस समय झांसी का लीडर कौन था। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको दोबारा इस लेक्चर को देखने की लोड़ ना पड़े। फिर मैं रिपीट करता हूँ, उस समय वो कमल और रोटी का टुकड़ा, ये वो राज्य है जिन्होंने इस 1857 विद्रोह का समर्थन किया, जो इस आंदोलन के साथ थे। ये वो राज्य हैं और ये वो राज्य है, और उस समय के जो लीडर थे उस राज्य के, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इस समय झांसी राज्य था इस 1857 के विद्रोह में, उनका लीडर रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर भी था, आरा भी था, बिहार भी था, उनके लीडर वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। दिल्ली भी था, दिल्ली का लीडर बहादुर शाह टू। लखनऊ भी था, लखनऊ का लीडर लखनऊ का लीडर कौन था, बेगम हजरत महल। कानपुर का लीडर कौन था, नाना साहेब और टांटिया टोपे। कानपुर के बाद आ गया बरेली का लीडर कौन था, खान बहादुर खान। बरेली के बाद आ गया मेरठ, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। मेरठ का लीडर कौन था, कदम सिंह। मेरठ के बाद भेजा गया मथुरा ने साथ दिया। मथुरा का लीडर कौन था, देवी सिंह। मथुरा के बाद फैजाबाद भी साथ में था। फैजाबाद में का लीडर कौन था, मौलवी अहमदुल्ला। फिर फैजाबाद के बाद इलाहाबाद ने भी साथ दिया। इलाहाबाद का लीडर कौन था, लियाकत अली। इलाहाबाद के बाद उड़ीसा ने भी साथ दिया। उड़ीसा का लीडर कौन था, निजाम शाह एंड उज्जवल शाह। और उसके बाद असम ने भी साथ दिया। असम का लीडर कौन था, मनी राम दीवान। असम का भी कौन हूँ, मनी राम दीवान। और इसमें ब्रिटिश के हेल्पर कौन थे, गद्दार थे। इनको तो अभी मेरे सामने आ जाना, उड़ा के गोली मार दूंगा इनको मैं। अभी मेरे आ जाए, इनकी आत्मा भी आज, इनकी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगा, ये जो ब्रिटिश हेल्पर थे। खोटा सिक्का तो होता ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर युग में, याद रखिएगा, द्वापर युग हो, कलयुग हो या सतयुग हो, हर युग में एक विभीषण होता है। तो बस वही विभीषण के नाम लेने जा रहा हूँ आपके सामने। यही विभीषण थे। कौन था, ग्वालियर का था जो सिंधिया था। ग्वालियर का जो सिंधिया था वो ब्रिटिश हेल्पर था। वो चाहता था कि ये विद्रोह दब जाए, विद्रोह ना हो। हैदराबाद का था, हैदराबाद का लीडर था। हैदराबाद का लीडर कौन था, निजाम था। वो भी चाहता था कि लीडर ना हो। नवाब ऑफ पटियाला भी चाहता था, नवाब ऑफ पटौंडली भी चाहता था, नवाब ऑफ जूनागढ़ भी चाहता था कि ये आंदोलन ना हो। ग्वालियर भी चाहता था, हैदराबाद भी चाहता था, नवाब ऑफ पटियाला भी चाहता था, नवाब ऑफ पटौंडी चाहता था, नवाब ऑफ जूनागढ़ भी चाहता था। ये लोग चाहते थे कि ये आंदोलन ना हो, ये आंदोलन ना हो। ये ब्रिटिश सरकार की हेल्प करते थे, ब्रिटिश सरकार के फेवर में थे ये ब्रिटिश सरकार के फेवर में थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए अपने अधिकारियों को भेजा। ये मान लीजिए कि, वेट कीजिए, किधर चला गया, इधर कुछ भी प्लान बन रहा होता ना, ये सारे राज्य आपस में मिल कर प्लान बना रहे होते ना, ये जो उल्लू गधे लोग हैं ना, उल्लू गधे लोग, ये इनमें मिल जाते। इनको ये राज्य वाले को तो थोड़ी पता था, जो साथ दे रहे थे ये ब्रिटिश हेल्पर हैं, ये उनमें मिल जाते। जब इनको प्लान पता चल जाता ना, ये जो मैं नीचे बताने वाला हूँ, जो ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए अपने अधिकारी को भेजा, ये जो ब्रिटिश हेल्पर थे ये आके इनको प्लान बता देते थे। इसी वजह से ही ये हुआ। आगे बताते हैं 1857 का रिजल्ट क्या है, इस आंदोलन का फेल होने के क्या कारण थे। ब्रिटिश सरकार ने कहाँ पर कौन से अपने अधिकारी भेजे, तो जहाँ पर ये आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो रहा था ना, जहाँ पर अंग्रेजों को लग रहा था चल बेटा अपनी तो टिकट कटने वाली है, अंग्रेज सरकार को लग रहा था अपनी तो टिकट कटने वाली है, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर अपने अधिकारी भेजे गए। प्लेस ब्रिटिश सुप्रजर्व, विद्रोह को दबाने वाले। ये देखिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स लेकर आ रहा हूँ। आपको लगता होगा कि सर ऐसे कहानी अपने से बना रहे होंगे, ये सबूत प्रूफ जिन बच्चों को लगता होगा, हमारे सारे बच्चे को तो नहीं लगता, हमारे सारे बच्चे बहुत होशियार हैं, सारे बच्चों को नहीं लगता, पर कुछ गिनी चुनी जनता होती है। अभी मैंने कहा कुछ खोटे सिक्के होते हैं, कुछ विभीषण होते हैं, जिन्हें लगता है कि देखिए अपने हैंड रिटन नोट्स ला रहा हूँ आपके लिए, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सिर्फ एमसीक्यू पर ध्यान देके नहीं करना, आपको कुछ नॉलेज भी गेन करना है, कुछ सीखना भी है, कुछ सिखाना भी है। बच्चा देख लीजिए, जब के पास आपके पास नॉलेज हो ना, बांटनी चाहिए नॉलेज।
नॉलेज बांटनी चाहिए, अपने छोटे भाई बहन को बताना चाहिए कि 1857 का विद्रोह ऐसा नहीं कि मंगल पांडे बोल दिए कि हम गाय का सुअर का चर्बी उस गन में लगा होता है हम उसको नहीं करेंगे तो विद्रोह हो गया। ये सब मैंने चीज बताई, इससे कमेंट बताइए कि आपको ये सब पहले पता था। आप जहाँ पे भी लेते हैं पेड कोर्स, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें बताई हैं। और यही देख लीजिए द प्योर एजुकेशन आपके लिए, जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं कुछ देखने को मिलता, जहाँ आप पैसे खर्च लेते हैं ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वही द प्योर एजुकेशन फ्री में यूट्यूब पर आपके लिए कर रहा है। आपको और क्या चाहिए? तो चलिए बहुत कुछ हो गया, करते हैं प्लेस। लखनऊ में ब्रिटिश ने कौन किसको भेजा? कॉलिन कैम्बल को भेजा और साथ में हेनरी लॉरेंस को। कॉलिन कैम्बल और साथ में हेनरी लॉरेंस को। कानपुर में किसको भेजा? कोम्बल को, यही कोम्बल को, ये कोम्बल ने दूसरा। फिर झांसी में, जहाँ पर झांसी की रानी वहाँ की लीडर थी ह्यूग रोज को भेजा। झांसी की रानी, जिन बच्चों ने मूवी या देखी होगी या सीरियल देखा होगा, उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था क्या नाम था उसका? ह्यूग रोज। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। ये ह्यूग रोज बोल रहा था कि झांसी की रानी का सिर, हाथ, पैर सब कुछ टुकड़े कर करके लाके झांसी के हर बड़े दरवाजे पर लगाए जाएंगे। झांसी के हर बड़े दरवाजे पर लगाए जाएंगे। झांसी की रानी का सिर काट देंगे, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, हर बड़े दरवाजे झांसी की रानी का हर टांगे जाएंगे। तो झांसी की रानी ने क्या किया? झांसी की रानी ने खुद आग में समाहित हो गए। झांसी की रानी आग में चली गई। इन्होंने अपने आप को खुद को जला लिया। झांसी की रानी ने खुद को जला लिया कि अपमान ना हो सके और लोगों के मन में और डर ना बैठ सके अंग्रेजों का। इन्होंने खुद अपने आप को जला लिया। ये जिंदा जल गई थी झांसी की रानी। और इसी वीरता को देखकर ह्यूग रोज, बताऊं क्या बोलता है? ह्यूग रोज बोलता है कि अगर ये गधे लोग, ये बताता हूँ, ये उल्लू लोग होते हैं ना, ये जो दिमाग से पैदल लोग, ये बोल ह्यूग रोज खुद बोला था, ये जो दिमाग से पैदल लोग हैं ना, जो ये अगर ये झांसी की रानी का साथ दे देते तो अंग्रेज सरकार, इन्होंने खुद झांसी की, मान लीजिए कि आपका दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन आपकी तारीफ कर रहा है, तो खुद मान लीजिए कि झांसी की रानी कौन से लेवल पे थी, उनकी वीरता, उनका फेम, उनकी ग्लोरी कौन से लेवल पे थी, खुद देख लीजिए। खुद बोलता था अगर झांसी की रानी के जैसे 3-4 बंदे और होते तो हमारी टिकट कब की कट गई होती। इतनी महान औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। इसकी ये लाइन ब्रिटिश सरकार में किताब में भी लिखी गई है, जो भेजते हैं ना फाइल बना के अपने ब्रिटिश में जो बैठा था, कौन बैठा था? पैमरस्टन बैठा था उसको। इसने उसमें लिखा था कि अगर झांसी की रानी के जैसे 2-3 और आ जाते स्वतंत्र सरगामी, कि हमारी टिकट सर कब की कट गई होती। देख लीजिए, इतना बड़ा दुश्मन होते हुए दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे, तो मान लीजिए कि अलग ही लेवल था उस समय। तो दिल्ली में किसको भेजा गया? निकोलसन और हडसन को भेजा गया। और इलाहाबाद में किसको भेजा गया? कर्नल नील को भेजा गया। और बिहार में किसको भेजा गया? विलियम टेलर और विंसेंट टैयर को भेजा गया। अभी मैंने बता दिया कि लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बिहार में, उस समय इंडिया में इन राज्य के लीडर कौन थे, सब आपको बता दिया। ये भी बता दिया, झांसी की रानी के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दिया। हाँ, तो उसके बारे में जितना आपको बता दिया कि ये सब मारे गए इस युद्ध में, ये सब मारे गए, लड़ाई हुई थी जब, ये दबाने के लिए भेजा गया। ऐसे दबाने के लिए थोड़ी भेजा गया कि ये आके बोले बंद कर दीजिए सर, ये आंदोलन नहीं हो सकता। बच्चा है, लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, युद्ध भी हुआ था। एक गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं था कि ऐसे मुंह से बात हो गया था। लड़ाई हुई थी, भयंकर लड़ाइयाँ हुई थी सब। वीर कुंवर सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। तो ये आंदोलन हो गया, खत्म मतलब कि ये आंदोलन फेल हो गया ये आंदोलन। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये इनको क्या बोलूं, कुछ ऐसे लोगों के कारण ये आंदोलन फेल हो गया। एक कारण क्या था? वो तो थे ही, देखिए कारण क्या था? एकता की कमी, लैक ऑफ यूनिटी। इस आंदोलन में एकता की कमी थी। एकता में बल है, सबने सुना है, छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? एकता में बल है, लैक ऑफ यूनिटी। फिर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अभाव। इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने साथ नहीं दिया। ये कुछ गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने साथ नहीं दिया। फिर संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी। इतने संसाधन नहीं थे इनके पास,
यही जो यही जो एरिया लीडर थे, जैसे कौन कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, झांसी, जगदीशपुर, आरा बिहार, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, मथुरा, फैजाबाद, इलाहाबाद, उड़ीसा, कानपुर, असम, ये सब की बात कर रहा हूँ। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे और राष्ट्रवाद की कमी थी, राष्ट्रवाद की कमी थी। जो देशभक्ति होती है ना, देशभक्ति, वो उस चीज़ की कमी थी, उस चीज़ की कमी थी। और आज देख लीजिए, अगर कोई बोले कि पाकिस्तान वाला घर, हर घर में से, हर घर क्या, पूरा इंडिया दौड़ के जाएगा उन पाकिस्तान गधों को। और एक्सेट्रा, और भी बहुत सब कारण थे इस आंदोलन के फेल होने के, इस आंदोलन के फेल होने के और भी बहुत से कारण थे। ये कुछ मेन कारण थे। कौन कौन से थे? एकता की कमी थी, संगठन का अभाव था, संसाधनों की भी कमी थी और राष्ट्रवाद की भी कमी थी, देशभक्ति नहीं थी इनमें इतनी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये विद्रोह हो रहा था तो ब्रिटिश का सेना मुख्यालय, आर्मी हेडक्वार्टर होता है ना, कि आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ होता है, तो ये ब्रिटिश सेना का सेना मुख्यालय कहाँ था? ये सेना का मुख्यालय शिमला में था। कहाँ था? शिमला में था। और कैनन मुख्यालय, तोप क्वार्टर, तोप का खाना कहाँ था, जहाँ पे सब तोप रखी होती थी इंडियन ब्रिटिश लोगों ने, कहाँ पर था? मेरठ में था। आपातकालीन मुख्यालय, इमरजेंसी, मान लीजिए कि इमरजेंसी हो गई, हमारा हम उल्लू की तरह हमें बिछा दिया गया, इतना हम पीटे, ये फिर हमें सेना भेजिए, कहाँ बोलते थे? इमरजेंसी। इलाहाबाद में था, ये सब इलाहाबाद में था। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट मतलब कि सर बता तो दिया, फेल हो गया रिजल्ट। ये रिजल्ट नहीं पूछ रहा। जब ये आंदोलन फेल हो गया तो उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला, क्या क्या इस आंदोलन से खत्म हुआ? ये आंदोलन बेटा इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, ऐसे व्यस्त बर्बाद तो नहीं जाएगा ना। ब्रिटिश सरकार का कुछ आंख तो खुला होगा कि सब बंद करके बैठे थे, कुछ क्या खत्म हो गया और क्या शुरू हो गया, क्या खत्म हो गया और अरे यार क्या शुरू हो गया? पढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश का मुख्यालय, सेना मुख्यालय कहाँ था? शिमला था। कैनन मुख्यालय कहाँ था? मेरठ में था। और इमरजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ था, जिसको आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बोलते हैं, वो कहाँ था? वो इलाहाबाद में था। वो कहाँ था? वो इलाहाबाद में था। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, दो ऐसे थे। एक हैदराबाद का जो निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम, ये मान लीजिए, ये जो ब्रिटिश हेल्पर थे, इन लोगों ने इस आंदोलन में पार्ट नहीं लिया था। इन लोगों ने इस आंदोलन में पार्ट नहीं लिया था। तो चलिए, कौन कौन से लोगों ने पार्ट नहीं लिया था, पर फिर क्लियर करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, इतना आपको रिपीट कर दूंगा कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। ग्वालियर, हैदराबाद, नवाब ऑफ पटियाला, नवाब ऑफ पटौंडी, नवाब ऑफ जूनागढ़। ये पहले ग्वालियर था ना, जो ये झांसी की रानी का साथ दे रहा था। झांसी की रानी का ये जो ग्वालियर का जो लीडर कौन था, ये सिंधिया था। ये झांसी की रानी का साथ दे रहा था। जब ब्रिटिश सरकार ने इसे धमकाया, डराया, तो ये उधर आ गया, भट से इधर आ गया। इसी ग्वालियर की वजह से ही कुछ मेन कारण है कि ग्वालियर की वजह से, सिंधिया के कारण ही कुछ प्रभाव पड़ा था। रिजल्ट क्या है 1857 के विद्रोह का? क्या खत्म हुआ, क्या शुरू हो गया, समाप्त क्या हो गया, खत्म क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल खत्म हो गया। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल खत्म हो गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी खत्म हो गया। यूज ऑफ इनफील्ड राइफल्स भी खत्म हो गया। इंडियन सोल्जर की संख्या कम की जाएगी। इंडियन सोल्जर की, ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार में जो इंडियन के सिपाही थे उनकी संख्या कम हो गई। क्या क्या खत्म हुआ? हिंदी में ये लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी नियम खत्म हो गया। गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी खत्म हो गया। एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल, जो कि गाय और सुअर की चर्बी से, जिसको चलाने से पहले मुंह से चलना था, तो वो वाली राइफल्स खत्म हो गई। और भारतीय सैनिकों की संख्या की भी कमी हो गई। और क्या क्या इधर से शुरू हो गया इस आंदोलन में? रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज का संशासन शुरू हो गया। पोस्ट ऑफ वाइस रॉयस का पद खत्म हो गया। वही गवर्नर जनरल की जगह इन्होंने नया निकाल दिया, वॉइस रॉयस नाम। काम तो उसका वही था, बस नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल की जगह वॉइस रॉय हो गया। और क्या शुरू हो गया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो नीति शुरू हो गई। और क्या हुआ? 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया को इलाहाबाद में भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के बारे में तो पता ही है बस। तो इलाहाबाद में उस क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब? 1 नवंबर 1858। कब? 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया को इलाहाबाद में भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है।
लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित कर दिया जाता है। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन का पता लगाने के लिए एक कमीशन बिठाई जाती है, एक आयोग बिठाई जाती है। इस आंदोलन का तो पता तो चलना ही चाहिए ना ब्रिटिश सरकार को। ये जो मैंने अब आपको पढ़ाया ये हमें पता है, ब्रिटिश ये अब पता चला ना हमें, जब जब ब्रिटिश सरकार के ये लोग आए तब उन्होंने देखा कि ये आंदोलन में ऐसा हुआ, तब ये लिखा गया, तब हमने पढ़ा ना। तो फिर यही एक ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन भेजा। क्या भेजा, नेम ऑफ कमीशन क्या था, उस कमीशन का क्या नाम था, कौन सी कमेटी बनाई उन्होंने, कौन सा आयोग भेजा, उस क्या नाम था, पील कमीशन। पील नाम का एक अंकल था, उसके आगे कमीशन जोड़ दिया, बस पील कमीशन भेजा गया। ये क्यों भेजा गया, 1857 के विद्रोह का पता करने के लिए ये पील कमीशन भेजा गया। पील कमीशन क्यों भेजा गया, 1857 का विद्रोह का कारण का पता करने के लिए ये पील कमीशन भेजा गया। और कुछ उस समय बड़े बड़े लोगों ने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, उन लोगों के नज़रिए में आंदोलन कैसा साबित हुआ, उन्होंने अखबार छपी, उन लोगों का विचार सामने है, उन इम्पोर्टेंट लोगों की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या क्या, बड़े बड़े उस समय जो लोग थे, वीर सावरकर, बड़े बड़े लोग थे, क्या किया गया। दिस वाज फर्स्ट वार ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम का पहला युद्ध था। ये स्टेटमेंट किसने दिया, वीडी सावरकर ने, सावरकर ने। इसके द्वारा आपके एक PYQ आया है, वीडी सावरकर के नाम से कौन सा, नहीं ऐसा भी हो सकता है, सावरकर जो पोर्ट ब्लेयर है, एयरपोर्ट है, किसके नाम के द्वारा रखा गया है, इनके नाम के द्वारा है। वीडी का पूरा नाम नहीं है, वीडी शॉर्ट फॉर्म है, वीडी का मतलब है कुछ ऐसे, इनको सावरकर नाम से जानते हैं। इनका क्या स्टेटमेंट था, ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम का पहला युद्ध था। दिस वाज फर्स्ट वार ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये वीडी सावरकर का स्टेटमेंट था। फिर दूसरा स्टेटमेंट था, इनका नहीं था, दूसरा था, इट वाज रेबिलियन ऑफ मास, ये जन सामान्य का विरोध था। किसने स्टेटमेंट दिया था, ये सुरेंद्रनाथ सेन ने दिया था। फिर अगला, इट वाज आवर नेशनल रिबिलियन, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने दिया ये स्टेटमेंट, विलियम डिज़रायली ने दिया। फिर बस यही कुछ 3-4 गिने चुने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, फिर रिपीट करता हूँ, ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम का पहला युद्ध था। दिस वाज फर्स्ट वार ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, किसने ये स्टेटमेंट दिया, वीडी सावरकर ने। फिर दूसरा, इट वाज रिबिलियन ऑफ मास, ये जन सामान्य का विद्रोह था। ये स्टेटमेंट किसने दिया, सुरेंद्रनाथ सेन ने दिया। फिर तीसरा, इट वाज आवर नेशनल रिबिलियन, ये हमारा ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने दिया, विलियम डिज़रायली ने ये स्टेटमेंट दिया। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कनिंग था। लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय में भी यही था। अगर पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय में अंग्रेज का बड़ा अधिकारी कौन था, बताइए कौन था, लॉर्ड कनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय में भी। फिर ये जब विद्रोह हुआ है तो इसके ऊपर किताबें लिखी गई, उन किताबों की भी चर्चा कर लेते हैं। सर किताबें क्यों, बच्चा ये द प्योर एजुकेशन है, कुछ भी ऊपर से नहीं पढ़ाया जाता, फुल्ली डिटेल और कंसेप्ट वाइज पढ़ाया जाता है। अब मैं बच्चा बताऊंगा 1857 का ये लेक्चर देखने के बाद, अच्छे से अपने दिमाग में बिठाने के बाद, जहाँ से मर्जी क्वेश्चन उठा के कर लीजिए। अगर ना निकले फिर इधर आइए, ना निकले तो फिर बताइएगा। अगर आप सीधे MCQ करते हैं ना, कितने क्वेश्चन कर लोगे आप, 1 कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, 4 कर लोगे, 5 कर लोगे, 6 कर लोगे, 7 कर लोगे, 8 कर लोगे, 9 कर लोगे, कम से कम यार 20 कर लोगे, 20 क्वेश्चन कर लोगे। उन 20 क्वेश्चन में तो कुछ नहीं आया क्या, बाबा जी का ठुल्लू, उन 20 क्वेश्चन में कुछ नहीं आया, फिर छोड़ के आ जाओगे। और यही जो हमने अभी पढ़ाया कंसेप्ट वाइज, कितने आ जाए, 20 की जगह 200 क्वेश्चन आ जाए ना, फोड़ के आओगे, अगर ये जिस बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट पूरा घुसा हुआ है। तो चलिए थोड़ा बुक्स के बारे में भी कर लेते हैं। बुक लिखी गई एक ओनली 57, किसने लिखी, SN सेन ने लिखी। फिर अगली बुक कौन सी लिखी गई, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट या रेबिलियन, किसने लिखी, अशोक मेहता ने लिखी। फिर अगली बुक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखी, वीडी सावरकर ने लिखी। फिर अगली बुक
हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी किसने लिखी? टी.आर. होम्स ने लिखी। किसने लिखी? टी.आर. होम्स ने लिखी। फिर सिपो म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखी? मजूमदार ने लिखी। किसने लिखी? मजूमदार ने लिखी। तो इसी से स्टूडेंट्स आपका 1857 का विद्रोह का द एंड होता है। द एंड होता है। बताइएगा स्टूडेंट्स, ये लेक्चर कैसा लगा आपको? ये द प्योर एजुकेशन का ये जो छोटा सा नमूना था, ये छोटा सा नमूना है बच्चा, ये कुछ नहीं है, ये बड़ी चीज भी नहीं है। ये भी समुद्र में एक तिनका होता है ना, बस वैसा नमूना था। समुद्र में एक तिनके जैसा नमूना था। कैसा लगा आपको बताइए? जो बच्चे सोचते होंगे कि सर द एंड कर दिए, उनका तो कल्याण। मेरी पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में भी मैं कुछ ना कुछ बता देता हूँ। जब मेरे दिमाग में कुछ चलता रहता है तो कुछ बता देता हूँ। अभी मैं आपको बता दूंगा, आपको ज़्यादा क्या क्या याद करना है। ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये मैंने आपको कहा है लैंड रेवेन्यू टैक्स में, टैक्स के बारे में आपको जानना है या नहीं जानना बताइएगा। इसके बारे में भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। परमानेंट रैयतवाड़ी, मालवाड़ी क्या क्या था, क्या इसमें क्या था, कितना टैक्स देना पड़ता था किसानों को, इसमें किंग कौन था, इसमें किसको पूरा टैक्स कौन ले जाता था, आधा टैक्स कौन ले जाता था, जो दलाल होता है उसका क्या काम था बीच में, बताइएगा। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ये सब पढ़ना ही है। मान लीजिए, रुकिए बताता हूँ, अभी वेट कीजिए। इसके ऊपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके ऊपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ मत छोड़ना। मतलब कि याद कर लीजिए, इसमें डेट डूट तो कुछ है ही नहीं, कॉज ही है, क्या कारण थे, बस इतना अच्छे से समझा दिया तो आपको दूसरी बार तो आपके दिमाग में ही बैठ गए हैं। मेरे सर ने भी पढ़ाया था जब मैं ये, उसके बाद फिर दूसरी बार तो मुझे पढ़ना ही है, सब मेरी कहानी याद है मुझे, मेरे सर ने पढ़ाया था, तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगी। तो बताता हूँ, ये सब पोर्क एंड बीफ मतलब गाय की चर्बी वाला। मंगल पांडे के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। 34 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर के थे वो, रेजिमेंट के थे बरकपुर। उनकी रेजिमेंट कहाँ थी? बरकपुर, कोलकाता में थे उस समय। और उनका घर कहाँ था? उनका घर बलिया यूपी में था। और 29 मार्च को इन्होंने गोली मार दी थी, फिर 8 अप्रैल को उनको फांसी हो गई थी। 10 अप्रैल को ये युद्ध शुरू हो गया था, विद्रोह शुरू हो गया था। और 20 अप्रैल को सेकंड नेटिव सोल्जर और 20 नेटिव सोल्जर ने ये विद्रोह शुरू किया। 10 अप्रैल को पूरा विद्रोह शुरू हो गया था। और उनके रेजिमेंट वालों ने, उन सिपाहियों ने, जो हिंदू सिपाही थे वो बोलते थे, उन्होंने कब शुरू किया? वो 10 दिन बाद शुरू किया। 10 दिन बाद क्यों शुरू किया उन्होंने? वो देख रहे थे कि यार 10 दिन बाद कि हमारा हमें भी ना मार दे। उन्होंने अपनी जान की चिंता थी, हमें भी ना मार दे, हमें भी ना मार दे। जब 10 दिन बीत गए तब उन्हें अकल आया कि यार कुछ नहीं हो रहा, हमें भी अपना योगदान देना चाहिए इस आंदोलन में। इसलिए वो 10 दिन बाद ये सेकंड नेटिव सोल्जर और 20 नेटिव सोल्जर लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी पढ़ लीजिएगा। विद्रोह के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? पैमरस्टन था। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कनिंग था। लॉर्ड कनिंग ने क्या, रानी 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया को इलाहाबाद में भारत की महारानी घोषित कर दिया था। और पहला गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय यही था, लॉर्ड कनिंग ही था। और क्या पढ़ना है? ये जो मैंने बच्चा, जो भी लेक्चर में जो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स का इमेज लेके आता हूँ ना, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो पढ़ना ही पढ़ना है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। ये मैं टाइप करके भी लेके आ सकता था, पर मैं नहीं। आप बोलते कि सर इतना कैसे याद करें? बस यही आपको दिखाने के लिए। देखिए बच्चा, हमने भी पढ़ा है, हमने भी ऐसे नोट्स बनाए हैं। और जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। जो नहीं पढ़ते तो उनको तो ब्रह्मा जी आके पढ़ा दें, वो नहीं पढ़ेंगे। वो जिनको अकेले एमसीक्यू करने हैं ना, ये अकेले एमसीक्यू और कुछ नहीं, कंसेप्ट नहीं पढ़ना, उनको अगर आके ब्रह्मा जी भी थ्योरी पढ़ाने लगे ना कंसेप्ट वाइज, वो नहीं पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को कंसेप्ट वाइज करना है, कोई भी आके पढ़ा दे, उन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो, उनके डाउट क्लियर हो, तो वो बच्चे कहीं से भी पढ़ लेंगे वो बच्चे। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स लेकर आता हूँ आपके सामने, उन्हीं बच्चों के लिए हैंड रिटन नोट्स लेकर आता हूँ आपके सामने। एक मैं लेकर आ रहा हूँ, एक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, उस टेस्ट में सरप्राइज टेस्ट ही होगा। जहाँ जितने मैंने पढ़ा है ना उसमें से होगा। जिस बच्चे का वो टेस्ट अच्छा जाएगा ना, अभी बता दूं क्या उसको रिजल्ट में क्या मिलेगा? इतना मान लीजिए कि मेरा हैंड रिटन मिलेगा, मेरा हैंड रिटन मिलेगा, इतना बताता हूँ अभी। बाकी आपके सौरभ सर नाराज ना हो जाए कि सर आपने रिवील कर दिया, सरप्राइज था, बता दिया आपको थोड़ा सा। तो सोच लीजिए, ख्याली पका लीजिए। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो गधे लोग हैं ना, इनको भी पढ़ लेना। ये उल्लू के लोग हैं, इनके ऊपर तो खिजी चढ़ रहा है, ब्रिटिश के हेल्पर, इनको भी पढ़ लेना। ये अक्ल के पैदल लोगों को, इनको भी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य में कौन सा अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी गया,
ये तो पढ़ना ही है। इसके बाद यार सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ लीजिए, ऐसा मत कीजिए कि ये छोड़ दीजिए वो छोड़ दीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा ही। आई होप कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि अगर और ऐसा नमूने लेकर आए या पूरी, ये तो अभी ट्रेलर ही था, आपके सामने धीरे धीरे करके ट्रेलर दिखाते रहें या पूरी पिक्चर लेके आए आपके सामने, तो बताइएगा। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।